लेक्चर 12 में हम बात करेंगे वन की। उत्तराखंड में वन की क्या स्थिति है, उनकी प्रतिशत कितनी है, कितने तरह के वन पाए जाते हैं और टाइप्स ऑफ वेजिटेशन क्या है। टाइप ऑफ वेजिटेशन से मतलब है कि अलग अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं अलग अलग तरह के वनों में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय वन नीति, वो क्या कहती है वन के कंटेक्स्ट में। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय वन नीति कहते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के हिसाब से देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% हिस्से पर वन आवश्यक है। अब इसमें ये बताया गया है कि 33% में से अगर पर्वतीय क्षेत्र है यानी कि हिल एरिया है, तो हिल एरिया में वनों का जो प्रतिशत है वो बढ़कर 60% हो जाता है। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का एरिया कितना है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर इसका यानी 53,483 का 60% निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट बैठता है 32,000 के आसपास, प्लस माइनस। ठीक, तो इसका मतलब है कि एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी उत्तराखंड के कम से कम 32,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर वन होना आवश्यक है। बात आई समझ में। इसी तरह से अगर मैदानी भाग है तो मैदानी भाग में ये परसेंटेज घटकर हो जाती है 25% कुल एरिया का। अब ये कैसे पता चलेगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में 60% है, उससे कम है, या मैदानी क्षेत्रों में 25% है या उससे कम है। तो इसके लिए क्या होता है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे कुछ आंकड़े जारी होते हैं, चाहे वो रिपोर्ट की फॉर्म में हो या कुछ फैक्ट की फॉर्म में हो। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे एक रिपोर्ट जारी होती है जिसका नाम है ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये बाई एनुअल जारी होती है, यानी कि हर 2 साल में जारी होती है। दूसरा किसके द्वारा जारी होती है, ये रिलीज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। और रिसेंटली ये जो पॉलिसी रिलीज की गई है, ये रिलीज की गई है 2021 की। दूसरा स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट का डेटा होता है। जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यूके गवर्नमेंट यानी कि उत्तरा गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसमें जरूरी क्या है, अब हम सेंटर की जो रिपोर्ट जारी होती है ISFR 2021, उसके आंकड़ों के हिसाब से उत्तराखंड के वनों पे बात करेंगे। ठीक है, तो 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये कहती है कि उत्तराखंड में वनों का जो प्रतिशत है, मतलब वन क्षेत्र का प्रतिशत है उत्तराखंड में, वो है 45.44। ठीक, जबकि यही चीज अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के आंकड़े से देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के आंकड़े कुछ और कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के आंकड़े क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं कि ये परसेंटेज यानी कि वनों का क्षेत्र का जो परसेंटेज है वो है 71%। अब एक चीज और है इसमें, स्टेट क्या कहती है, जिस क्षेत्र पर स्टेट के वन होते हैं या किसी भी राज्य में, जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो हम उत्तराखंड की ही बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो भी वन क्षेत्र है, स्टेट गवर्नमेंट उसको कहती है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। इसको हिंदी में कहते हैं अवलिखित वन क्षेत्र। अवलिखित, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर कहीं भी वनों की बात होगी तो वो स्टेट के कंटेक्स्ट में अवलिखित वन क्षेत्र की बात होगी, वन क्षेत्र। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो ये तो हुई इसकी बात। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है कि उत्तराखंड में 45.44% हिस्से पर वन क्षेत्र है, जबकि होने कितने चाहिए एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए लगभग 60% पर। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से तो 60 से कहीं ज्यादा है। अब आगे बढ़े तो ये जो 40.44% वनों का परसेंटेज है, इसमें भी क्या होते हैं, वनों के प्रकार होते हैं। वनों के प्रकार का मतलब जैसे जो बहुत सघन है या जिसको कहते हैं बेसिकली अति सघन, नंबर 1 अति सघन वन, इंग्लिश में इनको कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। इनका जो प्रतिशत है फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इनका है 9.45%। अब ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है, ये भी ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में सघन वनों का प्रतिशत कितना है और अति सघन वनों का प्रतिशत कितना है। इस हिसाब से ये भी पूछा जा सकता है, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं किसकी, वनों के परसेंटेज की। इसी तरह से अब बात करें किसकी, डेंस फॉरेस्ट की या मीडियम डेंस फॉरेस्ट जिसको कहते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएगा मध्यम, मीडियम, अरे यार एक ही तरीके से लिख लो जना, मध्यम सघन वन, मतलब जो थोड़े कम घने होते हैं। इनका जो परसेंटेज है वो है 23.87। 8 और 2 10, 3 और 7 10, मतलब पॉइंट के पहले और बाद के दोनों के आंकड़ों को अगर प्लस करते हैं तो इनका सम कितना आता है, इनका सम आता है 10। तो ये बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं हमें याद करने में हेल्प करेगा। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे खुले वन। खुले वन मतलब ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट में ओपन फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो है 12.12%। इसी तरह से लास्ट में आते हैं आपके झाड़ीदार वन, मतलब श्रब वाले।
श्रब फॉरेस्ट, इनको झाड़ीदार वन कहते हैं, इनका परसेंटेज सबसे कम है लगभग 0.73। ये किसके हिसाब से हमें पता चल रहा है? ये पता चल रहा है फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में, याद रखना हम बेसिकली बात उत्तराखंड की कर रहे हैं, उत्तराखंड में सबसे अधिक जो परसेंटेज है वो किसका है? मध्यम सघन वन का, और वो कितना है? 23.87। अब इनका एरिया वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करें, याद रखना ये जो कॉलम हमारा राइट हैंड साइड का, ये स्टेट गवर्नमेंट के आंकड़ों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा ना, वर्सेस चलेगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले बात करते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट की। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम, फॉरेस्ट रिपोर्ट कहती है कि जो सबसे अधिक वन क्षेत्र है, सबसे अधिक वन क्षेत्र वो है पौड़ी में, फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? उत्तराखंड में पौड़ी, ठीक है। सबसे कम वन क्षेत्र की बात करें, अधिक और कम, तो ये है ऊधम सिंह नगर, ऊधम सिंह नगर। यहीं पे सबसे प्रतिशत में भी दो तरह से पूछता है, एक सबसे क्षेत्र का और एक प्रतिशत के रूप में। तो सबसे अधिक प्रतिशत की अगर बात करें, प्रतिशत शॉर्ट में लिख देते हैं, तो ये प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक आता है नैनीताल में। मतलब नैनीताल का कुल जो एरिया है, क्षेत्र है, उसके मैक्सिमम पार्ट पर वन क्षेत्र है, तो नैनीताल। और वहीं सबसे कम प्रतिशत की बात करें तो इसका आंसर होगा फिर ऊधम सिंह नगर, जैसा कि ऊपर ही है, ऊधम सिंह नगर। वहीं अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के आंकड़े की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का आंकड़ा कुछ और कहता है। स्टेट गवर्नमेंट का आंकड़ा क्या कहता है कि सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है, सबसे अधिक वन क्षेत्र फॉरेस्ट रिपोर्ट कहती है पौड़ी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का आंकड़ा कहता है ये है उत्तरकाशी। फिर सबसे कम वन क्षेत्र की बात करें तो ये हरिद्वार। सवाल होता है कि हम किसके आंकड़ों पर टिक करेंगे, तो हम भी प्रेफरेंस देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉरेस्ट रिपोर्ट को। अब प्रतिशत की बात करें तो सबसे अधिक प्रतिशत, अधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है वो है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। वहीं सबसे कम वन क्षेत्र के प्रतिशत की बात करें तो ये हो जाएगा सेम हरिद्वार, जैसा कि ऊपर है। तो क्षेत्र और प्रतिशत दोनों में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के आंकड़े काफी अलग हैं, ठीक है। हम जो प्रेफरेंस देंगे वो देंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट के आंकड़ों को। अब वन क्षेत्र चाहे कम हो या ज्यादा हो या जिस तरह के हो, मध्यम हो या वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन हो, कहीं ना कहीं इनकी जो देखभाली है या रखवाली का जो काम होता है, मैनेजमेंट का जो काम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ना तो वन विभाग का होता है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसमें क्या होता है, ये एरिया वाइज होता है, ठीक है। जैसे अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन उत्तराखंड, तो यहाँ पे ये चीज जरूरी है जानना, मैनेजमेंट ऑफ, प्रबंधन कह सकते हो, ठीक है, फॉरेस्ट इन यूके मतलब उत्तराखंड। तो नंबर 1 पे आता है वन विभाग, क्योंकि मेन अथॉरिटी तो यही है वन विभाग। तो वन विभाग के पास में जो वन क्षेत्र है कुल वन का उत्तराखंड में, वो है 68% प्लस माइनस। दूसरे नंबर पे आती है राज्य सरकार, इनको आप सिविल या स्वयं वन भी कह सकते हो। राज्य सरकार, राज्य सरकार के पास में शॉर्ट में लिख देते हैं राज्य सरकार, इसके पास में है जो परसेंटेज है वो है 12.5, मतलब 12.5 के प्लस माइनस मान के चलो ऐसा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है वो पंचायती क्षेत्र, क्योंकि पंचायत के अंडर भी आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है पंचायती क्षेत्र। पंचायती क्षेत्र के अंडर जो वन का क्षेत्र आता है वो है 18.8% के प्लस माइनस। तो ये है प्रबंधन या मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट उत्तराखंड में। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा, सबसे अधिक एरिया जो है वो किसके पास में है, फॉरेस्ट के पास में ही है। अब सबसे अधिक एरिया की जो बात हो रही है, तो ये भी बात कर लेते हैं कि जो इससे पहले हमने जो नदी तंत्र पढ़ा था, नदी तंत्र, उस नदी तंत्र में कई सारे नदी तंत्र पढ़े थे हमने, ठीक है। इसमें यमुना, भागीरथी, अलकनंदा और काली नदी। तो इसमें कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ ले कौन सी नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक वन क्षेत्र को कवर करता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं उत्तराखंड का जनरली जो आयताकार मैप है, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, फिर इस तरह से पिथौरागढ़, ये, तो इसमें अगर वन क्षेत्र को हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होता है, देखो 2 मंडल है, एक कुमाऊं मंडल है और एक गढ़वाल मंडल है, ठीक है। तो नदी तंत्र की जब बात कर रहे हैं तो साथ में ये भी बात कर लें कि कुमाऊं में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है और गढ़वाल में कितने हैं। तो ये एज पर स्टेट गवर्नमेंट सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो गढ़वाल रीजन में है, लगभग 63%। जितना भी जो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बताया था, 71% एरिया फॉरेस्ट यानी कि वन से कवर्ड है। तो 71% का 63% गढ़वाल में है और बाकी बचा कितना, 37%, ठीक है। शेष जो बचा वो कहाँ पे है, 37% के आसपास कुमाऊं मंडल में। ये तो पता होगा सबको, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। नदी की बात करें
करें, उत्तराखंड में एक नदी का नाम है टोंस नदी। टोंस किसकी नदी है? यमुना नदी तंत्र की सहायक नदी है। तो ये ध्यान रखना कि सबसे अधिक वन क्षेत्र जो पड़ता है वो किस नदी के बेसिन क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ समझो टोंस जो नदी है पश्चिम में यमुना तंत्र का जो हिस्सा बनती है, टोंस नदी बेसिन में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, लगभग 76%। बेसिन का मतलब क्या होता है कि टोंस नदी का पानी जितने भी क्षेत्र में प्रवाह होता है उस टोटल क्षेत्र का 76.6% भाग वनों से ढका हुआ है। इसी तरह से सेकंड नंबर पे जो नदी आती है वो है पूरब की कोसी नदी। तो ये है एकदम एक्सट्रीम पश्चिम में कौन सी? टोंस नदी। और हम पूरा दूसरी नदी की बात करें तो दूसरी है काली नदी। काली नदी है एक एक्सट्रीम पूर्व में। इसके बाद आता है काली नदी, लगभग 69% इसका जो पार्ट है वो वनों से ढका हुआ है। तो नदी बेसिन की बात करें तो नदी बेसिन में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो टोंस नदी का है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे काली नदी है जो कि पूरब में है। इसके बाद अगर कोई नदी बचती है, ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर बात करें तीसरे नंबर पे तो तीसरे नंबर पे आपकी आ जाएगी यमुना नदी। अगर कई बार फर्स्ट सेकंड हायरार्की में अगर पूछे तो तीसरे नंबर पे आती है यमुना नदी। यमुना नदी का जो बेसिन क्षेत्र है लगभग 56.7%। इसका टोटल जो बेसिन क्षेत्र, फिर से समझ लो, बेसिन क्षेत्र का मतलब होता है कि जितने भी एरिया में नदी का पानी फ्लो होता है उस सभी एरिया का जो हिस्सा है वो उसमें से कितने हिस्से पर वन है वो कहलाता है उसका बेसिन क्षेत्र, जो कि वनों से ढका हुआ है। ये तो ही इसकी बात। अब इसके बाद फॉरेस्ट में जो जरूरी चीज है उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में वो है ऊंचाई के आधार पर वनों का प्रतिशत और वनों के टाइप क्या है। तो इसमें ध्यान रखो, हम बात कर रहे हैं ऊंचाई के आधार पर। तो होता क्या है, जनरली हमें पता है कि उत्तराखंड क्या है, हिली एरिया है, पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है। तो इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ पहले तो वनों की जो प्रतिशत है वो बढ़ती है, फिर एक समय के बाद स्टेबल हो जाती है और उसके ऊपर जाने पर वनों का प्रतिशत घट जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर 300 से 600 मीटर की ऊंचाई तक हम बात करें तो इस ऊंचाई तक जो वनों का प्रतिशत है कुल वनों का लगभग 12.3%। ठीक है, मतलब टोटल जो वन क्षेत्र है उसका सिर्फ 12.3% हिस्सा 300 से 600 मीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। इसके बाद अगर 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई की बात करें तो इस ऊंचाई में जो वन होते हैं उनका प्रतिशत 16 प्लस माइनस या 16.3% है। ठीक, अब हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, देखो वनों का प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है। तो हमने क्या कहा था कि एक ऊंचाई पे जाने पर वनों का प्रतिशत स्टेबल हो जाता है या फिर उसके बाद घटने लग जाता है। तो कहाँ तक बढ़ता है देखते हैं। फिर अगर हम 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक जाएं, ये 1200 है, ठीक है, 1800 मीटर की ऊंचाई पे, तो यहाँ वनों का जो प्रतिशत हो जाता है वो हो जाता है 22.3%। अभी भी बढ़ ही रहा है। चौथे नंबर फिर अगर हम 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे कहें तो इस ऊंचाई पे सबसे अधिक वन प्रतिशत क्षेत्र होता है 28.8%। इसका मतलब है कि इसके ऊपर अब हम बढ़ेंगे तो वनों का प्रतिशत घटेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम 3000 मीटर से ऊपर अगर बढ़ते हैं तो वनों का प्रतिशत घट कर रह जाता है 7.5%। यानी कि पहाड़ों में जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे उसमें 3000 मीटर की ऊंचाई तक तो आपको वन बढ़ते नजर आएंगे, घने वन, बड़े बड़े पेड़, बड़े घने घने जंगल नजर आएंगे। लेकिन 3000 के ऊपर जैसे आप जाओगे पेड़ों की संख्या कम होने लग जाएगी, फ्लैट मैदान जैसे एरिया आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ फॉरेस्ट की। टाइप ऑफ, तो देखो इसमें सबसे पहले समझो हमने क्या कहा था कि जो बेसिकली उत्तराखंड की जो पोजीशन है वो कैसी है, ये लगभग 28 अक्षांशीय पोजीशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 28 डिग्री से लगभग 31 डिग्री के बीच में है। और आपको पता होगा कि ये जो एरिया है ये किस में आता है, ये आता है जनरली सामान्यतः सब ट्रॉपिकल में, जिसको हिंदी में कहते हैं उपोष्ण। ठीक, तो वैसे तो यहाँ पे क्या होगा, उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाने चाहिए या उपोष्ण कटिबंधीय वन होने चाहिए। बट वनों का जो टाइप है ये दूसरा सेकंड जो फैक्टर है, पहले फैक्टर में हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लैटिट्यूड की, यानी कि अक्षांशीय स्थिति के आधार पर किस तरह से वनों में बदलाव होता है। दूसरी जो बात होती है वो होती है ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर भी वनों के प्रकार बदलते जाते हैं। कैसे बदलते जाते हैं, जैसे अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में जनरली 300 से 600 मीटर की ऊंचाई तक जो वन पाए जाते हैं उनका जो टाइप है वो है बेसिकली उष्णकटिबंधीय।
ठीक है, तो ऊंचाई के आधार पर हम बात करें तो ऊंचाई के आधार पर सबसे पहले हम बात करते हैं 300 से 600 मीटर की ऊंचाई। 300 से 600 मीटर की ऊंचाई तक जो वनों का प्रकार है वो है उष्ण कटिबंधीय वन। अब उत्तराखंड को याद रखो, उत्तराखंड में बेसिकली उष्ण कटिबंधीय वन सामान्यतः तो अधिकतर जो पाए जाते हैं वो या तो तराई रीजन, भाबर रीजन और कुछ शिवालिक क्षेत्र। तो अधिकांश जो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं तराई, भाबर और शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन शिवालिक में भी जब ऊंचाई के साथ जब हम ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, तो वनों का टाइप बदल जाता है। यहाँ पे अगर उष्ण कटिबंधीय वनों की बात करें तो इनमें जो मेजर मुख्य जो वृक्ष होते हैं, साल, शीशम, सागौन, ये मुख्य वृक्ष हैं। और सेमल, सेमल भी होते हैं। हल्दू, जिसके बेसिस पे हल्द्वानी का नाम पड़ा, ठीक है, क्योंकि पहले हल्द्वानी क्षेत्र में सबसे अधिक जो संख्या थी वो हल्दू के पेड़ों की थी। हल्दू हो गया, फिर इसके बाद जामुन हो गए। तो ये वो पेड़ हैं जो कि उष्ण कटिबंधीय वन प्रकार के हैं। अब अगर शिवालिक में ही अगर आप ऊपर बढ़ते हो, ऊपर का मतलब क्या है कि अगर 600 से 1200 मीटर या फिर हम कहें 700 से 1400 मीटर, अगर इतनी ऊंचाई पर हम पहुंचते हैं तो फिर यहाँ हमें देखने को मिलते हैं चीड़ वन। चीड़ वन मतलब यहाँ का जो मुख्य पौधा होता है वो क्या होता है, चीड़ होता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि चीड़ ही होता है, बाकी और भी पौधे रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, चीड़ के अलावा जैसे देवदार, साइप्रस, ठीक, स्प्रूस, ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ लिख ही दूं, स्प्रूस कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है, साइप्रस और स्प्रूस। ठीक है, ये सेकंड टाइप ऑफ जो वन होते हैं 600 से 700 पे जाते हैं। तो हमने पहले फर्स्ट टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट थे उनको क्या बोला, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, पहले टाइप के वन क्या हो गए, उत्तराखंड में उष्ण कटिबंधीय टाइप के वन पाए जाते हैं। सेकंड टाइप में आ जाएंगे उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण को इंग्लिश में कहते हैं सब ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल कहाँ पाए जाते हैं, उन क्षेत्र में जिनकी ऊंचाई 600 से 12 या 700 से 1400 मीटर तक होती है। ठीक है, इनका मुख्य, जिनमें जो वनों में, इन वनों में जो वृक्ष की अधिकता होती है वो होती है चीड़ वन। चीड़ के साथ साथ देवदार, साइप्रस, स्प्रूस, नॉट स्पून, सॉरी शक्तिमान, और सिल्वर, सिल्वर ऐसे। और साथ में एक और आता है फर। ये सारे के सारे वो पेड़ हैं जो इस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो ये जो उपोष्ण वन है ये बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं। उपोष्ण एक आर्द्र और शुष्क, जहाँ नमी कम होगी वो शुष्क हो जाएंगे, जहाँ नमी ज्यादा होगी वो आर्द्र हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जो सबसे पहले नंबर पर मैंने उष्ण कटिबंधीय वनों की बात की थी, इनको मानसूनी वन और पतझड़ वन भी कहा जाता है। पतझड़ क्यों, क्योंकि बेसिकली ये क्या करते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन वाले अपने मार्च से पहले वाले हिस्से में या मार्च के टाइम पे ही अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इनको पतझड़ कहते हैं। ठीक, बट जो उपोष्ण है, उपोष्ण कटिबंधीय वन है, उपोष्ण कटिबंधीय वनों में क्या होता है कि इसमें जो क्या कहते हैं, पतझड़ जो वन होते हैं या पतझड़ जो पेड़ होते हैं उनकी संख्या काफी कम होती है उपोष्ण में। इसलिए क्या होता है, बेसिकली उपोष्ण वाले जो वन है वो उष्ण कटिबंधीय से इस मामले में अलग हो जाते हैं। और एक और खास पेड़ है जो यहाँ पे उपोष्ण में पाया जाता है, जिसको कहते हैं बांज। बांज का पेड़ उत्तराखंड के लिए वरदान माना जाता है। इसकी बात करेंगे अलग से जब बांज पे आएंगे तो। ठीक है, फिलहाल हम थर्ड टाइप ऑफ वन की बात करते हैं, जिसको बोला जाता है शीतोष्ण वन। शीतोष्ण को बोलते हैं इंग्लिश में टेम्परेट। शीतोष्ण वन की क्या खासियत होती है, पहले तो ये कि ये 1500 मीटर से 2800 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं, और ऊंचाई के आधार पर ही इनका क्या होता है, विभाजन होता है। इस एरिया में जो मुख्य वृक्ष होते हैं वो हैं बुरांस और बांज। बुरांस आपको पता होगा, बुरांस स्टेट ट्री है, बेसिकली राज्य का क्या कहते हैं, पेड़ है, राज्य पेड़ जिसको कह सकते हैं। बुरांस और बांज ये मुख्य वृक्ष हैं इसके साथ साथ यहाँ पे शीतोष्ण में चीड़ भी पाया जाता है कुछ जगह। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली यही पाए जाते हैं, डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है। तो यहाँ पे चीड़ भी मिलेगा आपको, देवदार भी मिलेगा, स्प्रूस भी मिलेगा, फर भी मिलेगा। तो ये सारे पेड़ हैं जो इस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है 2800 से 3800, और ऊपर अगर हम जाएं तो चौथे नंबर पे आ जाते हैं 2800 मीटर से 3800 मीटर तक। यहाँ पे क्या होगा, वनों की कहीं ना कहीं जो संख्या है, या वनों के जो पेड़ों की जो संख्या है वो कम होने लगती है। इस एरिया में जो इस क्षेत्र में, ये इस ऊंचाई पर कहें बेहतर है, इस ऊंचाई पर जो वन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एल्पाइन वन क्षेत्र। इनके जो मुख्य वृक्ष हैं वही देवदार, स्प्रूस। अब यहाँ पे चीड़ के पेड़ कम पाए जाएंगे, देवदार, स्प्रूस, फर और ब्लू पाइन। ये मुख्य वृक्ष हैं किसके, अल्पाइन क्षेत्र के, अल्पाइन टाइप ऑफ क्या कहते हैं, वन क्षेत्रों के। अब बात आती है कि भाई इससे ऊपर क्या पाया जाता है। अब इससे ऊपर जब आप जाते हो फिफ्थ टाइप पे 3800 से ऊपर, कई बार तो क्या होता है 3200 मीटर से
ऊपर ही आपको क्या मिलने लगते हैं, घास के मैदान मिलने लगते हैं, घास के मैदान। पहाड़ी भाषा में इनको क्या कहा जाता है, पहाड़ी भाषा में इनको बोला जाता है बुग्याल या फिर पयार, या फिर कई बार मीडो भी बोला जाता है। मीडो, मीडो का मतलब इंग्लिश में पता है ना क्या होता है, घास का ढेर। तो बुग्याल और पयार ये बड़े फेमस और खूबसूरत जगह होती हैं, और पहले भी हम एक लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो ये था फॉरेस्ट। अब एक वृक्ष जिसको हमने अभी बात की थी, बांज, उसकी हम बात करते हैं। बांज को उत्तराखंड में बांज वृक्ष जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बांज वृक्ष, उत्तराखंड में इसको शिव की जटा के नाम से जाना जाता है। इसको बोला जाता है शिव की जटा। इसका रीजन क्या है कि इसकी जो बेसिकली जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों में रेशे बहुत ज्यादा होते हैं, रेशों की अधिकता होती है, और इस अधिकता की वजह से ये क्या करता है, मिट्टी और प्लस जल दोनों को ये पकड़ कर रखता है, या होल्ड करके पकड़ के रखता है। ये आप कह सकते हो इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी ये काफी अधिक होती है। तो इसका मतलब साफ है कि ये जल संरक्षण और मृदा अपरदन को रोकता है, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये मृदा मतलब मिट्टी और जल दोनों के संरक्षण में बहुत मदद करता है। और उत्तराखंड में लगभग इसकी 5 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं इसमें। तो ये था हमारा लेक्चर 1 पर।